जी, कौसर हसन मजीदी साहब, जो बात रणवीर शर्मा साहब कह रहे हैं और जो सरकार का फैसला है, आप उसको कैसे देखते हैं? कुछ लोग उसको एक सांप्रदायिक रंग देना चाहते हैं, कलर देना चाहते हैं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि ये फैसला सांप्रदायिक है? देखिए, हमारा तो साफ ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति गलत हो सकता है जी, उसकी विचारधारा गलत हो सकती है, ठीक है, एक समूह गलत हो सकता है, एक संगठन गलत हो सकता है, लेकिन देश का जो संविधान है, देश का जो कानून है, वो सर्वोपरि है। और ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश का संविधान दुनिया के सबसे बेस्ट संविधान की श्रेणी में आता है जी। और हमारे देश के संविधान ने तो देश के माइनॉरिटीज को तो इतना अधिक अधिकार दिए हुए हैं कि वो अपने कल्चर को और अपनी सभ्यता को बचाने के लिए, अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को बचाने के लिए अपना इंस्टीट्यूशन भी स्थापित कर सकते हैं जी। उसके बाद किसी एक विघटनकारी संगठन पर, एक संगठन जो अलगाव को बढ़ा रहा था, एक संगठन जो लगातार विदेशी शक्तियों के इशारे पर और उनके सहारे पर और उनके पैसे पर देश को तोड़ने का काम कर रहा था जी। एक संगठन जो लगातार कई सालों से इस एजेंडे पर काम कर रहा था जिसका नाम ग़ज़वा-ए हिंद है और जिसके द्वारा भारत का इस्लामीकरण किया जाए। देखिए, यहाँ पर इस्लामीकरण और या किसी और धर्म का करण से तात्पर्य मेरा किसी भी धर्म के साथ विरोध नहीं है, चूंकि हम लोगों की निष्ठा हमारे देश के संविधान के प्रति है। तो जब हमारे देश का संविधान और सिस्टम सेकुलर है तो ये इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती है कि उस सिस्टम को बदलने का प्रयास करे। अगर पीएफआई के लोग मुसलमान हैं तो हम सिर्फ इसलिए उनका डिफेंड नहीं करेंगे कि वो मुसलमान है और उनको इस्लामी शासन बनाने की अनुमति दी जाए। अगर किसी मुसलमान को हिंदू राष्ट्र बनाने पर आपत्ति है तो उसी मुसलमान को, देश को इस्लामी राष्ट्र बनाने पर भी आपत्ति होनी चाहिए। पीएफआई पर जो कार्रवाई हुई है पूरी तरह से न्यायोचित है और हम तो इस कार्रवाई करने के लिए लगातार पिछले 3 सालों से भारत सरकार से मांग कर रहे थे और इसके संबंध में पूरे देश में धरना प्रदर्शन करके हमने आंदोलन किया था शांतिपूर्वक अपने कानूनी अधिकारों का प्रयोग करके। हम पुनः इस फैसले का स्वागत करते हैं। जी, मैं स्वामी चक्रपाणी महाराज के पास आऊं, लेकिन मैं शिवा, इसमें हम भी रहते हैं और आप भी रहते हैं। जी, कौसर साहब, मसला ये था जो सवाल मैं शिवा जी से भी कर रहा था कि जो लोग ऐसे संगठनों के सिंपैथाइजर होते हैं, अपनी पॉलिटिक्स चमकाने के लिए या उनके साथ सिंपैथी जाहिर करते हैं और उसको एक कम्युनल कलर देने की कोशिश करते हैं, वो अल्टीमेटली सोसाइटी का ज़्यादा नुकसान करते हैं। कि इस तरह से ये लगता है कि देश का मुसलमान जो है वो ऐसे संगठनों के साथ जुड़ा हुआ है। देखिए सर, ऐसा है कि ये जो कर रहे हैं तो ये नया नहीं कर रहे हैं जी, हमें इसके बैक में जाना चाहिए जी, और चीजों को समझना चाहिए। अभी मैं बात कहूंगा तो अक्सर लोग कह देंगे और कह देते हैं कि ये हर बात में पाकिस्तान और हर बात में ये, हर बात में ये। निश्चित तौर पर हर बात में पाकिस्तान शामिल है। उसके 2 कारण हैं। पहला कारण यह है कि 1971 में जब बुरी तरह पाकिस्तान की शर्मनाक पराजय हो गई और उस शर्मनाक पराजय के बाद वहां की आईएसआई ने और सेना ने ये साफ साफ ऐलान किया था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कह रहा हूं कि हमारे साथ एक पुलिस सेवा के अधिकारी भी बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने ये कहा था कि हम भारत को इतने जख्म देंगे कि हर हिस्से से खून रिसेगा। और ये उन्होंने क्यों किया? 71 क्यों किया, 65 क्यों किया, 48 क्यों किया, 47 क्यों किया? उसका भी कारण था। पाकिस्तान आनंद फानन हवा में नहीं बना था। पाकिस्तान बनाने के पीछे भी एक मकसद था कि अभी पाकिस्तान बना लो, बाकी बाद में देश पूरे हिंदुस्तान का इस्लामीकरण कर लेंगे। ये वो सोच थी और ये वो सोच पूरी दुनिया में काम कर रही है और उसी सोच पर करने वाले पूरी दुनिया भर में संगठन है। पीएफआई आखिर इस दायरे, इस शक के दायरे में क्यों आया? पीएफआई की जब मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ मीटिंग हुई तुर्की में, तो मुस्लिम ब्रदरहुड की मीटिंग के बाद जब ये तथ्य सामने आए तो फौरन सूफी खानका एसोसिएशन ने विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि मुस्लिम ब्रदरहुड का सीधा सीधा एजेंडा है कि पूरे दुनिया भर में इस्लामी साम्राज्य स्थापित किया जाए। अब दूसरी बात हो गई जो ये बात आई थी कि ये हर बात में क्यों मुस्लिम विक्ट्री कार्ड खेलने लगते हैं, हर बात में क्यों मुस्लिम करने लगते हैं।
असल में ये वो वायरस है मुस्लिम लीडरशिप का। हमारे यहाँ इनको मुस्लिम कम्युनिस्ट कहा जाता है। 1947 में जो किसी कारणवश पाकिस्तान नहीं जा पाए या उस एजेंडे के तहत भारत में रोक दिए गए या रह गए, ये वही वायरस है जो आए दिन मुस्लिम लीडरशिप को आगे बढ़ाने की बात करता है, आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। बस ये वही लोग हैं और पूरे देश को इसको चिन्हित करना चाहिए, खास तौर से मुस्लिम समाज को। मुझे एक बात पे बड़ा गर्व है कि मुसलमानों ने 1947 से आज तक मुस्लिम लीडरशिप को कभी कबूल नहीं किया जी। लेकिन अब मुसलमानों के अंदर धीरे धीरे वायरस ज्यादा तेजी के साथ जो है पैर पसार रहा है। लिहाजा अब हमारे जैसे संगठन भी खुल करके सामने आए। सूफी लोग जो अपने खानकाहों में बैठे रहते थे, पीरी मुरीदी करते रहते थे, लेकिन जब उनके सामने बातें सामने आई तो खुल करके इस बुराई के सामने किसे लड़ने के लिए हम लोग निकल करके आगे आए हैं और अपील करते हैं आपके मंच के माध्यम से देश की सरकार से और देश के सारे राजनीतिक दलों से अपील करते हैं कि पीएफआई का कोई दूसरा उत्तराधिकारी न जन्म ले पाए, इसके लिए ठोस रणनीति बनाने की कृपा करें। आपकी महान दया हो। जी, बहुत अच्छा सवाल किया। ये बराबरी से हमलावर रहे या उनके खिलाफ रहे? बिल्कुल। कौसर साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अक्सर कहा जाता है कि जो गंदे लोग हैं, बदमाश लोग हैं, आतंक फैलाने वाले लोग हैं, वो बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन उनको मौका इसलिए मिलता है क्योंकि जो हमारे अच्छे लोग हैं, कौसर साहब जैसे लोग हैं जो सूफी संत हैं, सूफीज्म में भरोसा करते हैं, या स्वामी जी हैं या और लोग हैं, वो चुप रहते हैं। तो अच्छे लोगों की चुप्पी जो है ना, वो बदमाशों, सो कॉल बदमाश या आतंकी या जो भी इस तरह की घटना करने वाले लोग हैं, उनको ताकत देती है। तो हम चुप क्यों रहते हैं? देखिए, ऐसा है कि इसके कई कारण हैं जी। पहला कारण तो ये है कि जो व्यक्ति अच्छा है जी, तो वो हर दिशा में अच्छा है। वो एक अच्छा बेटा भी है, एक अच्छा पति भी है, एक अच्छा पिता भी है, एक अच्छा भाई भी है, एक अच्छा पड़ोसी भी है जी। तो वो इतने धर्म निभाने में लगा हुआ है कि उसको बाकी कामों के लिए फुर्सत नहीं। तो बुराई से लड़ना उसका धर्म नहीं है, बुराई से लड़ना उसका धर्म नहीं है। सुनिए, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, जी, कि उसके पास तो इस बात के लिए समय बचता नहीं, और समय जितना बचता है वो उसमें लगाता है, उसका उपयोग करता है। दूसरा कारण ये है कि जब वो अच्छाई के लिए लड़ने के लिए आता है, तो देखिए हमारे यहाँ जो एक सिस्टम में एक कमी है भ्रष्टाचार। यहाँ पर हमारे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं, तो इस बात को तो सभी मानेंगे कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हर जगह पर जी। तो वो जब व्यक्ति सच्चाई के लिए लड़ने के लिए निकलता है तो वो दो प्रकार का शिकार होता है। एक तो वो विरोध झेलता है उसका, जिसका वो विरोध कर रहा है, और दूसरा उसको विरोध झेलना पड़ता है उसके अन्य सहयोगियों को जो उसके साथ उसके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अब इसी से अंदाजा लगाइए कि जब पीएफआई के खिलाफ हम लोगों ने संघर्ष शुरू किया तो हम लोगों को कितनी मुसीबतें उठानी पड़ी कि हमारे समाज से हमको तिरस्कार झेलना पड़ा, हमको हमारे लोगों से तिरस्कार झेलना पड़ा जी, प्लस पीएफआई के लोगों का विरोध झेलना पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीएफआई के माफियाओं की वजह से हमारे घरों पर हमले हुए और उनके कारण हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे भी दर्ज किए गए। आपको एक बात मैं बता दूं कि अभी मैंने सूचना के अधिकार अधिनियम में अपने स्थानीय थाने से सूचना निकलवाई जी। तो मैंने उनसे कई प्रश्न पूछे। मैंने पूछा कि किस सन से मेरे ऊपर मुकदमे दर्ज होना शुरू हुए, तो उन्होंने बताया 2020 से मुकदमे दर्ज होना शुरू किए। फिर मैंने पूछा कि उनसे क्या मैंने पुलिस के काम में कभी हस्तक्षेप किया, तो बोले कि कभी नहीं किया। मैंने कहा शांति व्यवस्था भंग की, फिर मैंने बोले कि कभी नहीं भंग की। लेकिन फिर भी साहब मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई कर दी गई। क्यों? क्योंकि आप पीएफआई का विरोध करते हैं जिससे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ सकती है जी। तो ये सारी चीजें सामने है, तो कौन शरीफ आदमी जो है इन सब झमेले में पड़ना चाहेगा? जी शर्मा साहब, कौन शरीफ आदमी इन सब झमेलों में पड़ना चाहेगा जो बाद में